हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी सीटेट 2024 के एग्जाम में CDP से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। फिर से पढ़ेंगे हम कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं। दूसरा वास्तविक अपेक्षाएं रखने से होगा। ठीक है, ये उसी में रहेगा। फिर दूसरा आता है कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, या फिर रखने अपेक्षा का एक रूप स्तर रखना। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि अगर अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार बात हम करते हैं तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। किसे? शिक्षक को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे कि विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? तो विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, देखिए शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो बात हम करेंगे विकास शुरू कहाँ से होता है? जब बच्चा जो है गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, वहीं से विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत क्या है? बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? देखिए आप इसमें पढ़िएगा कि समझ में आएगा प्रश्न से ही कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता आपकी क्या कहलाती है? तार्किक, गणितीय बुद्धि, भाषिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो देखिए यहाँ पे आपका प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, देखिए पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने की बात कर रहा है, तो यहाँ आपका प्राकृतिक बुद्धि से हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? इसका कहने का मतलब ये है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, और कुछ लोग बहुत कम प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा प्रतिभा के होते हैं, कोई मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन, ये ऑप्शन में जो किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि के वितरण, बुद्धि के वृद्धि, बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बुद्धि के वितरण सिद्धांत पे, अगर इसे समझने की कोशिश हम करेंगे तो मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर रहता है। ठीक है, मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। और उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न में बोला ही कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है। ठीक है, और जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, तो यह भी उनके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया को ही दर्शाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम बात करेंगे तो बुद्धि के वितरण का सिद्धांत हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आएगा, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि गहन प्रतियोगिता होती है, समूह में द्वंद्वता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। देखिए बात करेंगे सहयोगी अधिगम में। देखिए सीखने की कोई क्रिया चल रही है जिसमें अधिक उम्र के बच्चे हैं और छोटे, कम और निपुण विद्यार्थी हैं।
की मदद करते हैं वो। तो इसमें इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा आपको दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ पे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन चौथा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्या है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या फिर अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो देखिए अगर कंफ्यूजन में हम सकारात्मक भी कर सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, सो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों, नए अधिगम को सीखने को कोई प्रभाव नहीं करता, कुछ भी नहीं दिक्कत परेशानी आ रही है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक चिंतन क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगतिक, मनोवैज्ञानिक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? चिंतन चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या हो जाएगा? चिंतन संज्ञानात्मक विधि है। कैसे? देखिए चिंतन क्योंकि मानसिक स्तर पर होता है चिंतन, और इसमें अनुभव, कल्पना, सूचना का सबका मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है। जब चिंतन, किसी बात का चिंतन हो रहा है, ठीक है, तो चिंतन समस्या का हल करने के लिए, तो अनुभव, कल्पना, सूचना सबका मिश्रण करके एक नया रूप ग्रहण होता है, इसीलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या? संज्ञानात्मक गतिविधि। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं समूहों में, व्यक्तिगत रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। तो देखिए ये आपका जो एक बाल केंद्रित कक्षा में, तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में सीखता है। ठीक है, बाल केंद्रित मतलब, बाल केंद्रित कक्षा का मतलब है कि विद्यार्थी को केंद्रित करके उस कक्षा का जो है चलेगा, कक्षा विद्यार्थी को केंद्रित करके चलेगी। तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर वैयक्तिक रूप से खाली करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वैयक्तिक रूप से तो चलेगा ही, लेकिन सामूहिक रूप से भी चलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यह क्या कला क्या कहलाता है? देखिए पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह स्कीमा कहलाता है। आपने सुना भी होगा, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्कीमा कहलाता है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है? देखिए कितना बढ़िया से प्रश्न है कि एक शिक्षिका है, एक टीचर है, जो अपने स्टूडेंट्स को मतलब हमेशा सहायता करती है कि वह एक विषय से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह दूसरे विषय के ज्ञान से जोड़ सके और ज्ञान को और बढ़ावा मिल सके। तो पुनर्बलन या फिर शिक्षार्थी स्वायत्तता या फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं या फिर ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। तो देखिए यही आपका ऑप्शन चौथा जो है सही होगा, कि ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण हो रहा है। जब एक ज्ञान है जो दूसरे से जुड़ रहा है तो सहसंबंध हो रहा है, तो वही चीज है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके प्रश्न को अगर बढ़िया से पढ़ें तो ऑप्शन को दोबारा पढ़ते हैं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आता है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मक की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा?
मॉडलिंग, अभिसारी, अनुकरण या फिर अपसारी। तो देखिए सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी या फिर बहुविध चिंतन कहलाता है। अपसारी या फिर बहुविध, अपसारी को बहुविध भी कहते हैं। तो सृजनात्मकता की बात अगर करेंगे तो ये बहुविध या फिर अपसारी चिंतन हो जाएगा। ओके, चलिए। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता था कि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो देखिए, अब यहाँ पे मोटिवेशन की बात है, अभिप्रेरणा की बात है। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या हो, दो प्रकार, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य में क्या होता है, यही जो प्रश्न कह रहा है कि उसे मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला लेना है, एडमिशन करवाना है, उसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है। तो मतलब कि ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, यह बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। ओके, अगर यहीं पे उसे रुचि रहती, उसको किसी काम करने में आनंद आता, उसके आंतरिक रूप से भाव मतलब जो होता है अंदर से इच्छाएं करेंगी, तब वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है? देखिए, अगर व्यवहार का करना पक्ष की बात हम करते हैं तो ये सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। किसके? सीखने के गतिक मतलब कॉग्निटिव से आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहार करना या सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यवहार कर रहा है आदमी, व्यवहार करेगा तो शरीर के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ना। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत मतलब शारीरिक संचालन होगा, शारीरिक क्रियाएं होंगी, शरीर पर नियंत्रण होगा, दृढ़ीकरण आदि होता है, जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसीलिए सीखने के ये गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, व्यवहार करने का मतलब क्या है, कुछ क्रियाएं होंगी शरीर के द्वारा, शरीर का नियंत्रण कुछ होगा, है, शारीरिक संचालन होगा, तो इसी के बाद ही व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना क्या है या फिर किसके लिए? ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां निकालना, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति, विद्यालय की पत्रिका निकालना, ये सारी चीजें क्या है और किसके लिए? ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, कुछ चीजें तो आजकल यही चल रही हैं, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो देखिए पहला दूसरा चौथा तो ये कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा बात है कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका क्या हो जाएगा, ये सामाजिक, क्या होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में। देखिए सामूहिक रूप से कर रहा है मतलब ये सामाजिक गतिविधि कर रहा है। अपने से आप माइंड लगाइए कि यहाँ पे सामूहिकता की बात है, सामूहिक चर्चा, सामूहिक समूह में परियोजना बना रहा है, सीखने के किस आयाम को उजागर करेगा, तो इस सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आएगा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह, आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है प्रश्न का कि कोई टीचर है, तो टीचर उस एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को, दृष्टिबाधित मतलब उसे आंखों से प्रॉब्लम है, ठीक है, आंखों की समस्या है उसे, उस शिक्षार्थी को कक्षा के
अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि मतलब सामूहिक क्रियाकलाप करने में शामिल करती है। फिर आगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, नहीं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या फिर सभी शिक्षार्थियों दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। तो बिल्कुल नहीं, देखिए सीखने हेतु बाधाएं ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव बात कर रहा है। ये बाधाएं उत्पन्न करेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, तनाव बढ़ाएगा ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन समावेशी शिक्षा के आधार पर यह कार्य जो है सही कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक शिक्षक अपने शिक्षिका, ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण, क्या हो जाएगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य या फिर श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वह शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, या फिर इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को अधिक संबंधित करता है। तो बिल्कुल एकदम सही है, दृश्य बाधित और श्रव्य बाधित शिक्षार्थियों के लिए अगर सामग्री है, गतिविधियों का प्रयोग करने के लिए सामग्री रखी हुई है, तो इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संबंधित करता है। ठीक है, यही आपका संबंधित नहीं संवर्धित करता है। ठीक है, सही बात है। चलिए अगला प्रश्न आएगा। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन की प्रक्रिया होगी, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, तो आपका इसमें नैतिक तर्कड़ा एकदम सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस सहायता की आवश्यकता है? देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्लास में मतलब होते ही हैं, हर क्लास में ऐसे होते हैं कि वो अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं, बदमाशी करने लगते हैं और विद्यालय के भाई जितने नियम हैं उन्हें मानने से इनकार करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। ठीक है, तो इस विद्यार्थी को किस चीज की सहायता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या फिर भावात्मक क्षेत्र, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो देखिए इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र की बात यहाँ पे है, उसे भावात्मकता की जरूरत है, उसकी सहायता चाहिए भावात्मक क्षेत्र की, तब वो बेचारा थोड़ा सा सुधर पाएगा, नहीं तो उसकी आक्रामकता बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह में भी सहायता करती है। देखिए प्रश्न अगर हमारा आता है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त इसमें यह भी सहायता करती है, तो यह होगा दुश्चिंता, मूल्य द्वंद, आक्रामकता, या फिर सामाजिकता। तो ये सामाजिकरण की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन चौथा यहाँ पे क्या है, ये सामाजिकरण की बात करेगा। ठीक, चलिए जब अगले प्रश्न की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या फिर जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। फिर चौथा पढ़ेंगे, जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन चौथा ही होगा। समावेशी शिक्षा के आधार पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर क्या संकेत कर रहा है, जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग। देखिए, जब आंखों का रंग आ गया तो यही हो जाएगा, यही आपका आनुवंशिकता संबंधी बीमारी या फिर रोग, कुछ भी कह सकते हैं, कारक या आंखों का रंग, यही आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः किसकी ओर संकेत करती है। उसके ज्ञान की सीमा, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, या फिर योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तो देखिए, इसमें आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन तीसरा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी पढ़ लेती है, सीख लेती है, और जबकि वहीं पे लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह विकास के निरंतरता, अंतर संबंध, या फिर सामान्य से विशिष्ट, या फिर वैयक्तिक भिन्नता। तो यहाँ पे देखिए, वैयक्तिक भिन्नता होगी। हमने पीछे भी बताया था कल की क्लास में कि प्रत्येक विद्यार्थी में अलग अलग चीजें भिन्नता पाई जाएंगी, विकास की दर अलग होंगी, उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, हर चीजों की बात करेंगे तो विभिन्नता पाई जाएगी, वैयक्तिक भिन्नता वो भी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सीमा हर पाठ को जल्दी पढ़ लेती है, सीख लेती है, लेकिन लीना नहीं। तो यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। संस्कृति, क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, या फिर शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणात्मकता, या फिर पौष्टिकता की गुणात्मकता। तो देखिए, वातावरणीय कारक विकास की बात करेंगे तो संस्कृति, वातावरण, आसपास के वातावरण में बात आती है, शिक्षा की गुणात्मकता बिल्कुल आती है, पौष्टिकता की गुण, लेकिन ये शारीरिक गठन आपका वातावरणीय नहीं आएगा। अगर यहीं पे आनुवंशिकता की बात करता तो यहाँ पे शायद शारीरिक गठन आ जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। जो कान से दिक्कत है जिस बच्चे को, वह अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा नैराश्य का सामना कब करेगा। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या फिर दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, या फिर खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो देखिए, श्रवण बाधित की बात करेंगे तो यह दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता आती है श्रवणहास ग्रसित बच्चे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है। तो डिसलेक्सिया आपकी किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, बिल्कुल, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आएगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहें। तो देखिए, ऑप्शन चौथा ही आपका एकदम सकारात्मक ऑप्शन दिख रहा है, और यही आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, क्या कह रहा है। तो देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, कि नहीं तो ऐसे में हम कैसे उत्तर दे पाएंगे। तो लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता। तो देखिए, यहाँ पे सबसे नकारात्मक बात अगर है तो लैंगिक पूर्वाग्रह है, इसी से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचने का प्रयास होगा उसको। ठीक है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न आएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को संदर्भित करता है। तो ये तो आपको पता ही है, कौन सा हो जाएगा, संवेदी प्रेरक। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण, यही आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो
क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया।